हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सारे बच्चे लोग। आई होप सो सभी अच्छे अच्छे एंड हेल्दी होंगे। और ऑब्वियस सी बात है, स्टडी भी बेटा कर ही रहे होंगे क्योंकि आपकी नीट 2022 के एग्जाम आ चुकी है। उसी के लिए हम लोग लेके आए हैं वन शॉट लेक्चर, जिसके अंदर एक ही लेक्चर के अंदर पूरा चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग नोट्स भी समझेंगे। देखो, काफी कुछ चीजें अपने चैप्टर के अंदर मिसिंग रहती है, तो हमको वो भी आना चाहिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, 11th एनसीईआरटी कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है गाइस, देखिए पहले पैरा के अंदर हमको ज्यादा कुछ इन्होंने बताया नहीं है, तो क्या क्या चीजें उन्होंने हमको एक्सप्लेन किया है वो समझते हैं हम। ध्यान से देखना। इन्होंने बताया कि देखो, जब भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जीव और निर्जीव दोनों चीजों को पाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप चारों तरफ देखते हो टेबल कुर्सी वगैरह पड़ी है, या कुछ जीव भी है, आपने मतलब डॉग को पाल रखा है, या फिर छोटे भाई बहन जितने भी लोग हैं वो सभी जीव है। तो ऑब्वियस सी बात है, अपने चारों तरफ जीव और निर्जीव दोनों को ही पाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको ये माइंड में आता होगा कि यार ये जो जीव है वो जीव क्यों है, यानी कि लिविंग है। हम लोग किस बेसिस के ऊपर कहे कि भाई ये जीव है, क्या बेसिस है, क्या इसका आधार है कि ये अगर किसी में होगा तो हम उसको लिविंग बोलेंगे। तो आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर। ठीक है गाइस, तो आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर चीजें पढ़ी होगी, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जीव होने के हमने 4 फंडामेंटल कैरेक्टर वगैरह पढ़े थे, साथ ही साथ उनके अंदर डिफाइनिंग फीचर भी थे। पहला था ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। याद आ रहा है कुछ ऐसा, वृद्धि। तो वृद्धि को हम लोग जीव का एक्चुअली अभिलाक्षणिक गुण नहीं मान सकते, डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते एक्चुअली कि हाँ वृद्धि होगी तो जीव है, ऐसा नहीं कह सकते। रीजन क्या है, देखो वृद्धि तो निर्जीवों के अंदर भी होती है, ऑब्वियस सी बात है। अब मान लो आपकी हाइट कम है, आपने हाई हील्स के जूते पहन लिए हैं और आपकी हाइट हल्की सी बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है वृद्धि तो हो रही है। तो क्या हम इसको सजीव का लक्षण मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन याद रखना, वृद्धि के अंदर भी एक चीज और है जिसको हम लोग डिफाइनिंग फीचर मानते हैं, यानी 100% अगर वो किसी के अंदर होता है मतलब वो सजीव है। क्या है वो? आंतरिक वृद्धि। आंतरिक वृद्धि, तो ये जो है ये डिफाइनिंग फीचर है, ये सजीवों को डिफाइन करता है। दूसरा हम पढ़ते हैं वहां पर ही जनन, याद करो कुछ ऐसा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जनन रिप्रोडक्शन। तो जनन को भी हम लोग डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते, क्योंकि ऐसा कुछ भी देखा गया है कि देखो नॉर्मल सी बात है, कुछ ऐसे कपल हो सकते हैं जिनको बच्चे नहीं होते, तो क्या वो सजीव नहीं है? क्या है तो सजीव। या आपने देखो खच्चर का एग्जाम्पल ले लो बेटा, वो रिप्रोड्यूस नहीं होते, रिप्रोडक्शन वो नहीं करते, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या वो जीव नहीं है? वो भी जीव है। उसी के अलावा एक एग्जांपल और दे रखा है अपनी एनसीईआरटी के अंदर, वो है नर श्रमिक मधुमक्खी। वो स्टेराइल होते हैं बेटा, लेकिन वो है तो जीव ही। तो इसको भी हम लोग फंडामेंटल तो मानते हैं, बट इनको हम लोग डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते। उसके बाद थर्ड हमको दे रखा है मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय। अब मेटाबॉलिज्म का क्या खेल है, ध्यान से देखना। उपापचय क्रिया क्या होती है? देखो यार, हमारी कोशिका के अंदर लॉट ऑफ रिएक्शन एक साथ चलती रहती है, बहुत सारी अभिक्रियाएं एक साथ चलती रहती है। कुछ अभिक्रिया टूटती है, कुछ बनती है, कुछ सिंथेसाइज होता है, किसी का उत्पाद किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए अभिकारक का काम कर रहा है। इस तरह से एक साथ अभिक्रियाएं, बहुत सारी रिएक्शन जो होती है वो लिंक रहती है, जुड़ी हुई रहती है। उन्हीं को हम लोग उपापचय यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम लोग बोलते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है ये ओनली एंड ओनली कोशिका के अंदर ही होती है, यानी कह सकते हैं कि ये सजीवों के अंदर ही होती है। तो ये सजीवों का 100% डिफाइनिंग फीचर होता है मेटाबॉलिज्म, यानी अगर किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो 100% सजीव है। हम लोग कह सकते हैं कि वो लिविंग है, वो जीव है ना, निर्जीव नहीं है, वो क्या है? जीव है। साथ ही साथ एक और देखते हैं हम लोग लास्ट के अंदर, कॉन्शियसनेस, जिसको हम लोग चेतना बोलते हैं। ओके गाइस, चेतना क्या होता है? देखो, एनवायरमेंट के प्रति जब आप खुद प्रतिक्रिया शो करते हो उसको हम लोग बोलते हैं स्वचेतना। तो सिंगल ऐसी स्वचेतना जो है वो डिफाइनिंग फीचर होता है, बाकी तो नहीं होता। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि कोमा में पड़ा पेशेंट, उसको आप थप्पड़ लगाओ, सुई पिन चुभाओ, वो प्रतिक्रिया शो नहीं करता, लेकिन उसके शरीर के अंदर तो कोशिकाएं काम कर रही है। अरे वो बात अलग है कि आपने बाहर से ड्रिप लगा रखी है, ऑक्सीजन आप उसको दे रहे हो, जिंदा तो है ना, उसके अंदर कोशिकाओं के अंदर अभिक्रिया तो चलती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो चलती है। तभी तो कह रहा हूं बेटा जी कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो 100% डिफाइनिंग फीचर होता है सजीवों का, बट चेतना नहीं होता। चेतना के अलावा है स्वचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्वचेतना। स्वचेतना बेटा जो होता है वो सजीवों का ही लक्षण होता है। क्लियर सी बात है, याद रखना। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं इसके अंदर। देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, यानी वो सिर्फ एक ही कोशिका से बने होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ध्यान से देखना, एक कोशिका जीव बोलते हैं।
जो एक कोशिका से बने होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोशिका जीव बोलते हैं, और जिनमें बहुत सारी कोशिका होती है उनको हम लोग मल्टीसेलुलर यानी कि बहु कोशिका जीव बोलते हैं। अब देखो कोशिका होना काफी ज्यादा जरूरी है, अगर कोशिका नहीं है तो वो जीव नहीं है, आपको ही पता है। हमको आज तक सारी चीजें पता चल गई है कि भैया कि कोशिका की घटक क्या क्या है। अब मान लो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर हमको पता है, आज कोशिका भित्ति का पता है, कोशिका अंगों का पता है, केंद्र का पता है कि केंद्र के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, उसके सारे घटक, हमने उसकी झिल्ली, कोशिका द्रव के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते, सब कुछ पता है। फिर भी आज भी हम लोग सिंगल कोशिका को नहीं बना सकते। तो हम लोग कह सकते हैं कि याद रखना, जीवन की आधारभूत यानी फंडामेंटल जो यूनिट होती है वो क्या है, कोशिका है। ठीक है गाइस, क्या है वो, कोशिका है। अगर कोशिका है किसी के अंदर तो वो सजीव है। तो सजीव होने के लिए कम से कम एक कोशिका तो होना ही होना चाहिए, सिंगल सेल तो होना ही होना चाहिए। आई होप सो ये पूरा पैरा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका क्या है। देखो बेटा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज इट इज आपको याद रखना है। तो स्वतंत्र अस्तित्व व्यापन, कोशिका के अंदर काफी सारी रिएक्शन चलती रहती है, यानी खुद किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहती वो ना। सेकंड थिंग बात करें बेटा जी कि जीवन के सभी आवश्यक कार्य जो होती है वो करने में सक्षम होती है कोशिका। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसा जीव है जिसके अंदर कोशिका तो नहीं है फिर भी वो जीवित है, ऐसा कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीवन अस्तित्व में नहीं हो सकता। याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हाईलाइट भी कर लेना आप, ठीक है। कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीवन अस्तित्व में नहीं हो सकता। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका कैसी है, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिकल यूनिट होती है, इकाई होती है। तो ये आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा जी सेल थ्योरी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। सेल थ्योरी की बात करते हैं। देखो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक से इन्होंने स्टार्ट किया, बट इन्होंने एक वैज्ञानिक को भूल गए बेटा जी, तो उनको भी हम लोग याद करेंगे, वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी हम लोग इन्हीं को बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को। इन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था सन 1665 के अंदर। जो कोशिका थी वो कैसी थी, मृत थी। और मृत कोशिका में क्या देखा, तो उन्होंने कोशिका भित्ति ही देखी थी, बाकी क्योंकि आपको पता है बाकी सारे कंपोनेंट तो जिंदा होते हैं, कोशिका भित्ति कैसी होती है, मृत होती है। और तो ये भी आपको पता चल गया होगा, कोशिका भित्ति किसमें होती है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एक सेकंड, कोशिका भित्ति है ये, है ना। तो ये पादप की कोशिका भित्ति उन्होंने देखा था, जंतु में तो होती नहीं है सेल वॉल, पादप के अंदर ही होती है। तो पादप की कोशिका भित्ति उन्होंने सबसे पहले देखा था, खुद के द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप थी, क्योंकि उस टाइम ज्यादा कुछ इनोवेशन हुआ नहीं था, ज्यादा कुछ माइक्रोस्कोप बनी हुई नहीं थी। वैज्ञानिकों को क्या करना होता था, खुद के द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप से ही सारी चीजों का अध्ययन करना होता था। तो इन्होंने भी सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था, जिनके द्वारा उन्होंने क्रक्कर सुबेर नामक पादप थी, जिसकी छाल के कॉर्क का टुकड़ा लिया था, और कॉर्क के टुकड़े की उन्होंने स्लाइस बनाए थे। उस स्लाइस को फिर उन्होंने देखा तो बड़े बड़े आकार के कुछ कोष्ठ उनको नजर आए, जिनको इन्होंने नाम दिया द लिटिल रूम। इन्होंने इन सभी का वर्णन अपनी किताब माइक्रोग्राफिया के अंदर किया था। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक इन्होंने पब्लिश की थी, जिनके अंदर सारी चीजों का इन्होंने वर्णन किया था। उसके बाद आए थे एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये आए थे बेटा जी 9 साल बाद, यानी कह सकते हैं कि ये 1674 में आए थे। उन्होंने सबसे पहली बार कोशिका नहीं बेटा, पहली बार जीवित कोशिका को देखा, बस यहां पे नोट कर लो, ये जीवित कोशिका इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जी। तो एक भी चीजें मैं आपका मिस नहीं करूंगा, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, नोट्स भी कवर। देखो एनसीईआरटी समझने के लिए नोट्स जरूरी है, तो मैं साथ साथ दोनों चीजें कवर करवा रहा हूं आपका। तो सबसे पहले जीवित कोशिका को इन्होंने देखा था, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था, और इनका वर्णन भी किया था। इन्होंने एक किताब लिखी थी, कौन सी थी, सीक्रेट ऑफ नेचर, है ना। तो इन्होंने कौन कौन सी कोशिका को सबसे पहले देखा था, याद रखना, एक तो आरबीसी का डिस्कवरी इन्होंने की थी सबसे पहले, बैक्टीरिया, स्पर्म, और उसके अलावा प्रोटोजोवंस। ये सभी क्या है, ये लिविंग है बेटा, ये सभी जिंदा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को इन्होंने देखा था, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, याद रखना, रॉबर्ट ब्राउन ने गाइस केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की थी, एक सेकेंड, केंद्र की। अच्छा, साइंटिस्ट के नाम बस आपको वही याद रखने जो आपको यहां पर दे रखे। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद, सूक्ष्मदर्शी की खोज 1950 में हुआ था, तो उसके बाद में काफी कुछ चीजों का विस्तृत अध्ययन हमको करना पॉसिबल हुआ। इतनी बातें सभी को क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस। अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। तो देखो सन 1838 के अंदर जर्मनी के एक वनस्पति वैज्ञानिक जिनका नाम था स्लाइडन, आप बस इतना याद रख लेना,
मैल्थियस स्लाइडन। स्लाइडन आपको नाम याद रखना है। अब नाम कैसे याद करें कि भैया स्लाइडन कौन से स्ट्रीम के थे, तो याद रखना वनस्पति 4 वर्डों का है, तो इस वैज्ञानिक का नाम भी देखो 4-5 वर्डों का ही है ना, तो लंबा वर्ड है इसलिए याद रख लेना। तो इन्होंने पौधे के ऊपर अध्ययन किया था और उन्होंने क्या पाया कि पौधे जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जो फिर आगे पता है आपको, पता है कोशिका मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू यानी ऊतक का निर्माण करती है। उसी समय लगभग 1 साल बाद सन 1839 के अंदर ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक, देखो ये जंतु वैज्ञानिक है, 2 नाम है, जंतु वैज्ञानिक 2 वर्ड आ रहा है, इनका नाम में स्वान याद रखना है, देखो 2 वर्ड से याद रखना है ना। तो थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिका के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, पतली झिल्ली होती है, क्योंकि जंतु कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति तो होती नहीं है, क्या होती है, कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग जीव द्रव्य झिल्ली बोलते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है। ये तो अच्छी बात है बेटा, आज तो हमको पता है, लेकिन बताया किसने था, इन्होंने सबसे पहले बताया था। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखा ही क्या था, कोशिका भित्ति तो देखी थी। तो दोनों ने मिलकर अब सन आता कंफ्यूज हो जाते हो कि सर कौन सा ईयर करे, 1838 करे 1839 करे, याद रखना दोनों ने मिलकर सन 1839 के अंदर, ये याद रखना बेटा आपको, सन 1839 के अंदर, एक सेकंड, 1839 के अंदर इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब इन्होंने क्या बोला बेटा, याद रखना, इन्होंने बोला, स्वान ने देखो अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद, यानी जिसको हम लोग टिश्यू सिस्टम वगैरह बोलते हैं, इनसे मिलकर बना होता है। इनकी एक सबसे बड़ी गलती क्या आती है कि ये एक चीज बताने में असमर्थ रहे कि नई कोशिका बनती कैसे, राइट। तो याद रखना इन्होंने ये सारी चीजें नहीं बता पाए, यद्यपि ठीक है, ये क्या चीजें बताने में असमर्थ रहे, यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। अब इसका फायदा किन्होंने उठा लिया, इसका फायदा उठा लिया बेटा जी रुडोल्फ विर्चो भाई साहब ने उठा लिया, और मस्त फायदा उठाया। बाकी कुछ नहीं बताया इन्होंने, बस इतना बता दिया कि जो नई कोशिका होती है वो पुरानी कोशिका के विभाजन से बन जाती है, जिसका नाम उन्होंने एक दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या नाम दिया था गाइस, ओमनी सेलुला ई सेलुला उन्होंने नाम दिया था, और बाकी कुछ नहीं किया। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है कि नई कोशिकाएं जो होती है उनका निर्माण पूर्व स्थिति यानी पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। चलो आज तो हमको भी पता चल गया, ये उस टाइम नहीं पता था, तो इनको बेटा जी आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसी के बदौलत। बाकी उन्होंने सारी सिस्टम जो थे, सारी जो परिकल्पना थी वो स्लाइडन स्वान की कॉपी पेस्ट किया है, बाकी कुछ नया नहीं किया। ये बोलते हैं कि सभी जीव कोशिका व उनके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। ये लाइन किनकी थी, स्लाइडन एंड स्वान की थी, और इन्होंने क्या ऐड कर दिया नई चीजें कि सभी कोशिका पूर्व स्थिति यानी पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है, बस। बाकी और कुछ भी काम इन्होंने नहीं किया था, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो, इसको हम लोग मॉडर्न थ्योरी भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं कोशिका का समग्र अवलोकन। तो यहाँ पर देखो 2 कोशिका के अंदर मोस्टली हम लोग देखेंगे, एक तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस साथ चलेगा, और एक हम लोग प्याज के छिलके यानी प्याज के छिलका समझ गए पादप कोशिका, दूसरा मनुष्य की गाल की कोशिका, इसका मतलब समझ गए क्या होता है, एनिमल कोशिका, ठीक है। चलो तो साथ साथ समझते हुए चलना बेटा जी, ठीक है, काफी कुछ इजी एकदम से, ज्यादा कुछ टफ है नहीं, समझते हुए चलना। इन दोनों कोशिकाओं को अगर सूक्ष्मदर्शी से देखे हैं तो ध्यान से देखना, देखो प्याज की कोशिका के सबसे बाहर क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि ये क्या पादप कोशिका है। अरे प्याज की कोशिका क्या पादप कोशिका है, तो इसके बाहरी सतह पर क्या होती है, स्पष्ट कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, फिर इसके नीचे होती है कोशिका झिल्ली। लेकिन जंतु कोशिका में तो सीधा सीधा क्या होता है बेटा जी, केवल एक झिल्ली संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। उसके बाद कोशिका भित्ति होती नहीं है। अब प्रत्येक कोशिका के भीतर क्या होता है, एक सघन जीव झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। अब चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे वो जंतु कोशिका हो, केंद्रक जो होता है वो दोनों कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। अब इस केंद्रक में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये तो हमको भी पता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की बात करें, एकदम से सुविकसित अगर जिसमें केंद्रक पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यूकैरियोटिक। और ऐसे कोशिका जिनके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक या ऐसे बोले कि सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव यानी पुरानी टाइप की कोशिका है।
जबकि यू का मतलब क्या होता है, सुविकसित यानी कि वेल डिफाइंड। ओके, अब दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इनके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल द्रव्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो दोनों के अंदर एक फ्लूइड होता है, मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, यहां पर शब्द हम लोग क्या यूज करते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो दोनों कोशिका के अंदर केंद्रक इसी के अंदर डूबा रहता है, इसके अलावा कोशिकांग वगैरह भी इसी के अंदर डूबे रहते हैं। अच्छा, कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में तो होते ही होते हैं। क्लियर इतनी बातें? ओके, चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। अब देखो, दोनों पादप व जंतु कोशिका में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव एक प्रमुख स्थल है, क्योंकि ये फ्लूइड होता है इसके अंदर। ध्यान से देखना। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, साथ साथ सारी पॉइंट हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, मान लिया कोई कोशिका और इसके अंदर एक है केंद्रक है, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव है। ये जो कोशिका द्रव होता है वो इस तरह से घूमता हुआ रहता है, ठीक है, रुकता नहीं है। रीजन क्या है, एक्चुअली आसपास जितने भी कोशिकांग होते हैं उनको न्यूट्रिएंट वगैरह प्रॉपर्ली मिल सके। ओके, तो ये जो कोशिका द्रव इस तरह से घूम रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोसिस या परिभ्रमण। तो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है, साइक्लोसिस या परिभ्रमण हम इसको बोलते हैं। क्लियर सी बात है? ओके, कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक क्रिया यही संपन्न होती है। ऑब्वियस बात है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये संपन्न होती है। आगे चलते, ध्यान से देखना। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अलावा भी काफी कुछ चीजें होती है, जैसे कोशिकांग हम लोग जिनको बोलते हैं, जो कि झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बाद मेम्ब्रेन नहीं होती। तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर जिसको बोलते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, आरईआर और एसईआर। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बेटा जी, माइक्रोबॉडीज वगैरह हो गया। ओके, गोल्जी अपरेटस हो गया बेटा जी, कैमिलो गोल्जी भाई साहब की जय हो, उनको हम लोग याद करते हैं इसके लिए। लाइसोसोम हो गया बेटा जी, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग बोलते हैं, एंड वैक्यूल वगैरह हो गए, ठीक है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग, यहाँ पे कोशिका नहीं है, यहाँ पे कोशिकांग कर लेना, कोशिकांग का अभाव होता है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये स्लाइड भी आप सभी को क्लियर होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखो, कुछ कोशिकाओं का आकार और माप आप देखते हो, सभी कोशिकाओं का आकार माप डिफरेंट होते हैं। देखो, आपके सामने काफी सारी कोशिकाएं दे रखी है, तो आप देखोगे इनका शेप और साइज जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है बेटा जी, ये स्तंभाकार उपकला कोशिका है, ये हमारे नर्व कोशिका है जो कि सबसे लंबी कोशिका होती है बॉडी की। ये क्या है, ये वाहिनिका है, और ये मेसोफिल सेल होती है बेटा जी। ओके, चलिए अब देखो, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिका में झिल्ली रहित एक कोशिकांग होता है जिनका नाम है राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम के लिए तो एक चीज मैं आपको और बताऊंगा। राइबोसोम के बारे में काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी है, जैसे राइबोसोम जो है वो कोशिकांग में, कोशिकांग हम इसको बोलते हैं, कहां कहां पे होता है। देखो, कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में नहीं होता, इसके अलावा कुछ कोशिकांग में भी होता है, तभी हम लोग इनको कोशिकांग में कोशिकांग बोलते हैं। देखिए, जैसे याद रखना, एक तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम होता है, 70s टाइप का होता है बेटा। और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका, इसके अंदर भी राइबोसोम होता है, जो कौन से टाइप का होता है, 80s प्रकार का होता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, अंतःपरिद्रवी जालिका जो पाया जाता है, उसका दूसरा पार्ट जिसको हम लोग आरईआर बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, वहां पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर याद रखना, यहाँ पर 70s नहीं होता, यहाँ पर कौन से टाइप का होता है, आरईआर के अंदर 80s टाइप का होता है, ये जरूर याद रख लेना, क्योंकि आरईआर का साइटोप्लाज्म के अंदर ही तो है बेटा, कोशिका द्रव के अंदर भी तो होता है। अच्छा देखो, ईआर के अंदर तो होता ही होता है, इसके अलावा केंद्रक झिल्ली पर भी ये पाए जाते हैं, वो भी 80s प्रकार का होता है। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारक केंद्रक पाए जाते हैं। तारक केंद्र याद रखना ओनली एंड ओनली एनिमल सेल में ही पाया जाता है, जबकि राइबोसोम तो आप देख रहे हो हर जगह मिल रहा है, ये जरूर याद रखना, केवल और केवल जंतु कोशिका के अंदर ये पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो? अरे बेटा याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है। तो तारक काय का काम क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर बनाता है जंतु कोशिका के अंदर, जिसी के द्वारा बेटा जी, देखो इसमें लिखा भी होगा, जिसके कारण बेटा जी कोशिका विभाजन आसानी से हो सके। तो स्पिंडल फाइबर तर्कु तंतु से ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। याद रखना, दो कोशिकांग अब तक हमने देख लिया जिनके बाहर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती, एक तो राइबोसोम और एक क्या होता है, तारकाय, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है बेटा वो बैलगाड़ी के पहिए जैसे, इनमें दो संरचना होती है जिनको हम लोग सेंट्रियोल बोलते हैं, जो 90 डिग्री पे होते हैं। चलो आगे हम लोग देख लेंगे इसको। अब कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से काफी डिफरेंट होती है, जैसे हमने अभी जो डायग्राम में देखा था 4-5 प्रकार की जो कोशिका थी, उनमें शेप और साइज के आधार पर काफी डिफरेंट थी।
अगर बात करें सबसे छोटी कोशिका की, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। अच्छा, इसको भी थोड़ा डीपली मैं आपको बता देता हूं। सबसे छोटी कोशिका जो कि कोशिका भित्ति, यानी कोशिका भित्ति इसके बाहर नहीं होती माइकोप्लाज्मा के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। इसको हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं, प्लूरियो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। 0.3 माइक्रोमीटर होता है। वही अगर बात करें अगर भित्ति सहित, यानी ऐसी छोटी सबसे छोटी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका जिनके बाहर भित्ति पाई जाती है, तो वो हो जाएगी बेटा जी बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट थिंग बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि अलग की गई कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा कहा जाता है कि भैया इस अंडे से 5-6 लोग आराम से नाश्ता कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में बेटा मनुष्य की अगर आरबीसी की बात करें, लाल रक्त कणिका की बात करें आरबीसी, तो इसका व्यास जो होता है वो ऑलमोस्ट 7 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिका आपको पता है हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये बिंबाकार बहुभुजी स्तंभी घनाभ धागे की तरह या असम आकृति, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं होती, एसिमेट्रिकल होती है, असम आकृति की होती है। अब कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार डिफरेंट होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखना प्रोकैरियोटिक कोशिका की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो डायग्राम दे रखा है ये यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम है। वो कैसे? तो क्यों इसके अंदर केंद्रक पाया जा रहा है, सुविकसित केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली भी है, ये देखो गोल्जी बॉडीज है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, आरआर आप देख रहे हो बेटा जी, लाइसोसोम वगैरह आप देख रहे हो, राइबोसोम देख रहे हो, तो ये क्या है यूकैरियोटिक कोशिका है। बाकी जितनी इधर वाली जो कोशिका है बेटा जी, ये क्या है, ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये प्रोकैरियोटिक, और ये वायरस है जो कि क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हो तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया हो सकता है, जीवाणु, नीलहरी शैवाल, बीजीय जिसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा हो गया, इसी को हम लोग प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ बोलते हैं, राइट। माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ हम लोग बोलते हैं। नॉर्मली बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में बहुत छोटी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका से ये बहुत ही छोटी होती है। कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो आपने देखा होगा क्लास 10th के अंदर 4-5 डिफरेंस पूछे जाते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो सबसे बड़ा या सबसे पहला जो डिफरेंस है वो यही होता है वहां पर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका तो सबसे बड़ी होती है, सॉरी प्रोकैरियोटिक कोशिका तो सबसे छोटी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, बड़ी होती है। और ये डिवीजन जो होता है, इनका जो विभाजन होता है बेटा वो काफी फास्ट होता है, रैपिडली होता है। माप का आकार काफी भिन्न होता है। जैसे जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं, आप मोनेरा के अंदर पढ़ेंगे बेटा जी, बैसिलस हो गया, कॉकस हो गया, विब्रियो हो गया, स्पाइरल हो गया। तो ये 4 प्रकार से आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। वही अगर बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो मूलभूत संगठन या आकार व कार्य से भिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसको छोड़कर? याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये कोशिका भित्ति क्या काम करती है? कोशिका झिल्ली को घेरे रहती है। यहाँ पे देखो लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, से नहीं है, ये को आएगा। कोशिका झिल्ली को घेरे रहती है, कोशिका झिल्ली को घेरे रहती है, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली को ये घेरे रहती है। अब ध्यान से देखना कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं होता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अल्प विकसित केंद्रक होता है। अच्छा, इस अल्प विकसित केंद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं? जिनोफोर बोलते हैं बेटा, या फिर न्यूक्लियोइड बोलते हैं हम लोग। जिनोफोर या न्यूक्लियोइड इसी को बोलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला अल्प विकसित केंद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं? जिनोफोर या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इतनी बातें सभी को क्लियर है, कोई डाउट नहीं है बेटा यहां तक? चलो, साथ ही साथ अनुवांशिक पदार्थ जो है वो मुख्य रूप से नग्न होता है, नेकेड होता है, केंद्रक झिल्ली इसमें होती नहीं है बेटा, याद रखना। और जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त भी इसमें कुछ संरचना होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। ये प्लाज्मिड बेटा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में हम लोग इसका यूज करते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं, और इनमें से एक है प्रतिजीवी के प्रति प्रतिरोधी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट जरूर करना बेटा, प्रतिजीवी के प्रतिरोधी ये होते हैं। प्लाज्मिड को अगर हम लोग कोशिका से बाहर निकाल भी ले तो कोशिका मरती नहीं है, याद रखना, ओके। इसी का फायदा हम लोग उठा लेते हैं बेटा जी। हायर क्लास के अंदर आप पढ़ोगे कि प्लाज्मिड डीएनए व्रत जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के
प्रबोधन हेतु उपयोगी है। तभी तो हम लोग बेटा जी क्या करते हैं, प्लाज्मिड के अंदर कट लगाकर बाहर से कोई वांछित डीएनए खंड होता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं, फिर किसी भी कोशिका यानी इकोलाई वगैरह के अंदर हम लोग उनको इंसर्ट करवा देते हैं। अब जितनी बार वो कोशिका डिवाइड होगी उतनी बार हमारा जो वांछित डीएनए खंड है वो भी मल्टीप्लाई होता रहता है, तो हमको उसकी कॉपीज, बहुत सारी कॉपीज मिल जाती है ना बेटा। केंद्रक झिल्ली यूकेरियोटिक में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा, ध्यान से देखना, यहां से देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक के अंदर यूकेरियोटिक का कोई भी अंगक नहीं पाया जाता। केवल और केवल राइबोसोम ही ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक, यूकेरियोटिक, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन जगह ये पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट पिंड भी मिलते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता है कि इसमें कोशिका झिल्ली, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार, यानी ये अंतर्वलित हो जाती है, इनवेलप हो जाती है, फोल्ड बनाती है बेटा ये अंतर। ध्यान से देखना कैसे, मान लो ये कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ पुट्टिका, पटलिका या नलिका के आकार के अंदर ये फोल्ड बना लेती है। इस फोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं बेटा जी। और मीजोसोम का जो इंपॉर्टेंट कार्य है वो है रेस्पिरेशन, श्वसन। इसके अलावा भी काफी सारे इसके कार्य होते हैं, इसके अलावा भी बेटा जी बहुत सारे इसके कार्य होते हैं, लेकिन जो मेन काम है श्वसन। क्यों है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मीजोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करता है, राइट। इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं, राइट। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन से बनती है, ठीक है। कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण की हम लोग बात करते हैं, तो अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु यानी बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण पाया जाता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़ता पूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं। जैसे बाह्य परत होता है बेटा ग्लाइकोकैलिक्स, चिपचिपा सा होता है, ठीक है। उसके अलावा अंदर होता है कोशिका भित्ति और फिर आता है कोशिका झिल्ली। देखो बाहर की जो लेयर होती है, परत जो होती है, उनका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करने का काम होता है। तो इनका भी क्या काम है, इनका भी बेटा जी सुरक्षा इकाई की तरह काम करता है, ये सुरक्षा का काम करता है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर है, कोई यहां तक डाउट नहीं है बेटा जी, ओके। चलिए अब जीवाणु को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणी में विभाजित किया गया। जो डाई के द्वारा अभिरंजित हो जाते हैं, ग्राम के द्वारा जो डाई थी उसके द्वारा अगर वो अभिरंजित हो जाते हो तो उनको क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। और जो नहीं होते उनको लोग ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। ग्राम बेटा जी साइंटिस्ट का नाम है, याद रख लेना। उसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताता हूं, सबसे बाहर जो लेयर पाई जाती थी, ध्यान से समझना, देखो ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणु में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। कुछ के अंदर तो ये ढीली ल्यूज होती है बेटा जी, और कुछ के अंदर ये कैप्सूल के फॉर्म में होती है। जहां पे ल्यूज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवपंक परत बोलते हैं, और जिनके अंदर ये कठोर मोटी होती है उनको हम लोग कैप्सूल या संपुटिका बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, राइट बेटा, याद रखना। उसके बाद आता है कोशिका भित्ति। अब देखो कोशिका भित्ति थोड़ी कठोर होती है, आपको पता है निर्जीव होती है। इसका मेन काम क्या होता है, एक तो कोशिका को शेप देना, उसका आकार बनाए रखना। तो कोशिका को आकार का निर्धारण कौन करता है, ये कोशिका भित्ति ही करती है। उसके अलावा सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, जो जीवाणु को फटने से रोकती है। ऑब्वियसली बात है, देखो हमारी कोशिका तो किसी फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर जब उसमें द्रव भर जाता है कोशिका के अंदर तो फूलकर वो फट जाती है, क्योंकि हमारी कोशिकाओं के बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती है। लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है जीवाणु के अंदर उनको फटने से बचाती है। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, जीवद्रव्य झिल्ली। तो जीवद्रव्य झिल्ली की जो प्रकृति होती है वो सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य नेचर का ये होता है। इसको सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य भी हम लोग इसी को बोलते हैं। कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में ये सक्षम होती है। संरचना अनुसार यह झिल्ली बेटा याद रखना यूकेरियोटिक झिल्ली के समान ही होती है। जैसे यूकेरियोटिक के अंदर झिल्ली होती है वैसे ही प्रोकैरियोटिक के अंदर भी यही झिल्ली होती है बेटा, याद रखना, ओके। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली में के कोशिका के फैलाव से बनती है, अभी हमने देखा था बेटा, केवल ये कहाँ पे पाई जाती है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। तो मीजोसोम के अंदर कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होकर कुछ पुट्टिका, नलिका या पटलिका के रूप में रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं। इसके काफी सारे फंक्शन होते हैं, तो ये इसके नाम जरूर पढ़ लेना। ये पट्टिका के की जैसे संरचना होती है, पुट्टिका के समान होती है या फिर नलिकाकार हो सकती है। मेन काम क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। किसका कार्य पढ़ रहे हैं हम लोग, मीजोसोम का काम पढ़ रहे हैं बेटा। इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। ध्यान रखना श्वसन, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, श्वसन हो गया, सेक्रेटरी नेचर का होता है बेटा, ये स्रावी प्रक्रिया का होता है। अब जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्रफल को भी तो बढ़ा रहा है बेटा, ताकि एंजाइम की मात्रा बढ़ सके, ऑब्वियस सी बात। अब कुछ प्रोकैरियोटिक के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, तो नीलहरी शैवाल के अंदर कोशिका द्रव में झिल्ली में जो विस्तार होता है वहां पर हम लोग इसको
मिजोसोम ना बोल के क्या बोलते हैं उसको हम लोग लेमिलोसोम बोलते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हमको लिखा हुआ तो नहीं दिया, लेकिन आपको लिख लेना है, लेमिलोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग? लेमिलोसोम हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, वर्ण की लवक, लेमिलोसोम हम इनको बोलते हैं। इसके अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान हो सकता है, वो मोबिलिटी शो कर रहे हो सकता है वो नहीं कर रहे हो, यानी कि वो चल नहीं पा रहे हो। यदि वो चलायमान है, मोमेंट शो कर रहा, लोकोमोशन शो कर रहा है, तो उनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कशाभिका बोलते हैं। कशाभिका याद रखना संख्या में कम होती है बेटा, और ये लंबी होती है, बड़ी होती है। जीवाणु में कशाभिकाओं की संख्या व विन्यास का क्रम अलग अलग होता है। जीवाणु के अंदर कशाभिका, जिसको हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं, ये 3 भागों में बटा होता है, तंतु, अंकुश और आधारी शरीर। तो ये भी आप लोगों को याद रखना कौन कौन से पार्ट है, तंतु, अंकुश और आधारी शरीर। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है, जो बाहर धाग्यनुमा संरचना नजर आती है, वो एक्चुअली तंतु ही होता है। यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला रहता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, ये जो तंतु होता है बेटा, ये फिलामेंट जो होता है, इसके बाहर की जो परत होती है, इसके बाहर की जो लेयर होती है, वो एक्चुअली कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अब जीवाणु के सतह पर पाई जाने वाली रोम जैसी संरचना, जिसको हम लोग पिंपरी झालर बोलते हैं, ये गति में सहायता नहीं करता। सहायता कौन करता है गति में? तो फ्लैजिला ही करता है। तो इनका काम क्या होता है? देखो, ये संख्या में बहुत ज्यादा होता है, इनको हम लोग सीलिया बोलते हैं। तो रोम लंबी नलिका का संरचना होती है, जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, झालर या फिर लघु शुक जैसे तंतु है, जो कोशिका की बाहर परिवर्तित होते हैं। अच्छा, कुछ जीवाणु के अंदर इनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टान जो होती है, उनको चिपकने में या पोषक पदार्थों के उत्तकों से चिपकने में हेल्प करती है बेटा। याद रखना, चप्पू के समान चलती है मान लो कोशिका, तो इसमें बहुत सारी इस तरह से लगी होती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। संख्या में ज्यादा होते हैं और साइज में छोटे होते हैं। जबकि बात करें फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला संख्या में कम होते हैं और साइज में बड़े होते हैं। राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंड, ये भी किसके पार्ट है बेटा? अभी तक क्या चल रहा है? प्रोकैरियोटिक की चल रहा है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है। कौन से टाइप का होता है? 17 प्रकार का होता है। कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे जुड़े होते हैं। 15 से 20 नैनोमीटर के आकार के होती है। 1953 के अंदर इनकी खोज की थी पेलेट नामक साइंटिस्ट ने, याद रख लेना। यहाँ पे तो इतना दे नहीं रखा। 2 उप इकाई से बने होते हैं। सबसे बड़ी यूनिट जो होती है 50s होती है, और स्मॉल यूनिट जो होती है वो 30s की होती है। आपस में मिलकर 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम के ऊपर बेटा याद रखना प्रोटीन संश्लेषण। अच्छा, राइबोसोम के ऊपर नहीं है, राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण होता है, यानी कि इसका काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसलिए राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइट बेटा, क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। अब बहुत से राइबोसोम एक संदेश वाक्य यानी कि एमआरएनए से जुड़कर या संबंध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। बहुराइबोसोम या फिर बहुसूत्र हम लोग बोलते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। अंतर्विष्ट पिंड की बात, क्योंकि राइबोसोम हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, मैं आपको और भी बताऊंगा। अच्छा, इसमें जितनी भी चीजें वो सारी कवर कर लेना यहीं पर ही। प्रोटीन फैक्ट्री होता है, ठीक है, और कोशिकांग में कोशिकांग होता है। सारे पॉइंट बेटा स्टार बाग कर लेना इनको। कोशिकांग में कोशिकांग, ठीक है, सबसे छोटा कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग, मेम्ब्रेन लेस होता है बेटा, याद रखना, झिल्ली रहित कोशिकांग। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको राइबोसोम से रिलेटेड आने चाहिए। अंतर्विष्ट पिंड की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव के अंदर बेटा अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित रहते हैं। झिल्ली द्वारा घिरे हुए नहीं रहते एवं कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉस्फेट पार्टिकल्स हो गए, साइनोफाइसिन पार्टिकल्स हो गए, कणिकाएं वगैरह हो गई। ठीक है, ग्लाइकोजन की कणिका हो गई, गैस वैक्यूल हो गया, नील हरित के अंदर हो गया, बैंगनी और हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में पाया जाता है। इसके अलावा एक चीज याद रखना, गैस वैक्यूल तो होता है। वैसे अमीबा के अंदर होता है, जो रस्तानी की बात चल ही रही है, तो अमीबा के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ संकोचन से रस्तानी होती है। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है। ठीक है, संकोचन से रस्तानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। एक्चुअली वो प्रोकैरियोटिक नहीं, वो यूकैरियोटिक होता है। फिर भी बता देता हूँ मैं आपको। उसका काम होता है बेटा उत्सर्जन का काम होता है। क्या काम होता है उसका? उत्सर्जन का काम होता है। ठीक है,
तो ये भी आप लोगों को याद रख लेना। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है एक तो प्लांट सेल दे रखा है और एक दे रखा है एनिमल सेल। तो प्लांट सेल एनिमल सेल के अंदर क्या क्या मेजर डिफरेंस है, वो सारे मेजर डिफरेंस बेटा जी मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से बस इनको सुनिएगा अच्छे से। तो प्लांट सेल की बात करें सबसे पहले तो सेल वॉल की बात करें। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, बल्कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर याद रखना बेटा जी प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, जो कि दो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव को आदान प्रदान करता है, बट ऐसा एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। प्लांट सेल की बात करें तो इसके अंदर एक बड़ी सी रसदानी पाई जाती है, सेंटर के अंदर रसदानी बड़ी सी, बट एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, होती है तो भी बहुत ही छोटी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रसदानी हो गई, इसका मतलब केंद्र किधर कैसा गया, केंद्र बेटा परिधि की तरफ आ गया, केंद्र किधर आ गया, परिधि की तरफ। बट आप देखोगे एनिमल सेल के अंदर केंद्र की जो स्थिति होती है वो सेंटर में होता है। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर याद रखना बेटा जी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, हरित लवक, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। उसके अलावा भी कुछ बहुत सारे डिफरेंस है, मैं आपको वो भी नोट करा देता हूँ साथ साथ। प्लांट सेल के अंदर जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, एनिमल सेल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। प्लांट सेल के अंदर जो कोशिका विभाजन होता है वो प्लेट मेथड, पट्टिका विधि के द्वारा होता है, पट्टिका विधि के द्वारा। एनिमल सेल के अंदर जो कोशिका विभाजन होता है वो फ्यूरो मेथड यानी कि खांच विधि के द्वारा। ये सारे डिफरेंस आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी यहाँ तक। चलो अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, मेजर डिफरेंस है वो भी। प्लांट सेल के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का तारकाय नजर नहीं आ रहा, जबकि एनिमल सेल के अंदर तारकाय पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आप लोगों को आने चाहिए गाइस। चलो आगे चलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका यहाँ से स्टार्ट होती है और ये काफी लंबा चलने वाला है। सभी आर्की बैक्टीरिया सॉरी सभी आद्य जीव, सॉरी आर्की बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक होते हैं सभी प्रिमिटिव जीव यानी आद्य जीव, पादप हो गया, प्राणी हो गया, कवक हो गया, ये यूकैरियोटिक कोशिका इनके अंदर पाई जाती है। अगर आपने RS व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो इसमें पहला था मोनेरा, उसको छोड़ दो। मोनेरा के अंदर सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक जीव पाए जाते हैं। उसके अलावा जितने भी थे, चाहे वो कवक वाला हो, प्रोटिस्टा हो, प्लांटी हो, एनिमेलिया हो, इनके अंदर बेटा यूकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक जीव इनके अंदर पाए जाते हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्लीदार अंगक की उपस्थिति होती है, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो हम लोग इसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। यूकैरियोटिक के अंदर कोशिका द्रव जो होता है विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीमय केंद्रक यानी सुविकसित केंद्रक आवरण भी पाया जाता है और इसके अंदर केंद्रिका भी होती है, क्रोमेटिन फाइबर भी होता है और केंद्रक द्रव भी होता है, सारी चीजें होती है, तभी तो हम लोग इसको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, अच्छा कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना इसमें पाई जाती है, जिसमें याद रखना अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं। बिल्कुल बेटा, ये भी आपको याद रखना। ओके, तो ये जो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं, कहां पर होते हैं याद रखना, ये हमारे केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्रक में ये पाए जाते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिका एक जैसी नहीं होती, याद रखना, डिफरेंट डिफरेंट होती है। पादप व जंतु कोशिका देख लो, अभी हमने कितने सारे अंतर तो देख लिए दोनों में। तो पादप व जंतु कोशिका काफी ज्यादा भिन्न होती है, काफी ज्यादा अलग होती है। देखो पादप कोशिका के अंदर अभी हमने देखा 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो कोशिका भित्ति नहीं होती, सॉरी पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिका में लवक जिसको प्लास्टिड हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, 3 होते हैं बेटा, हम लोग पढ़ेंगे इनको। उसके अलावा एक बड़ी सी केंद्रीय रसधानी पाई जाती है। उसके अलावा एक चीज और भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जबकि प्राणी कोशिका के अंदर ये सभी अनुपस्थित होते हैं यानी एब्सेंट होते हैं। लेकिन याद रखना प्राणी कोशिका के अंदर तारकाय मिलता है, प्राणी कोशिका में क्या मिलता है, तारकाय मिलता है, जो कि प्लांट कोशिका में अनुपस्थित होता है, जो लगभग सभी पादप कोशिका में क्या है, एब्सेंट होता है। तो ये जितने भी की पॉइंट है बेटा जी, यहां से क्वेश्चन बनता है नीट के, और ये आपको हाईलाइट कर लेना सारे पॉइंट। अब प्रत्येक कोशिका के अंग की संरचना व कार्यविधि का हम लोग अध्ययन करेंगे, डीपली अध्ययन करेंगे बेटा जी। तो 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का नाम जब भी आता है तो सिंगर तथा निकोलसन 2 वैज्ञानिकों का नाम आपको आना चाहिए। कौन कौन सा, सिंगर तथा निकोलसन। सिंगर तथा निकोलसन, ओके। तो इन्होंने कोशिका झिल्ली का एक अच्छा सा मॉडल दिया था सन 1972 के अंदर,
ठीक है बेटा जी, फ्लूइड मोजेक मॉडल इनका दिया हुआ था। चलो आगे समझते हैं। बस 1950 यानी 1950 के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रो सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी। उसी के बाद ही काफी कुछ चीजों का विस्तृत अध्ययन हम लोग कर सके, अदरवाइज तो बेटा पॉसिबल नहीं था। इसी बीच मनुष्य की आरबीसी की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में हमको जानकारी मिली है। अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि भी हुई कि कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। दो सतहों में यह व्यवस्थित होती है, यानी कि लिपिड की बाइलेयर परत होती है, यहाँ पे याद रखना। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। लिपिड जो होते हैं झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ और कैसा होता है, जल भीरू होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनका मतलब क्या वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ सिरा बेटा अंदर की तरफ होता है, जिसमें सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। अब ध्यान समझना ये है क्या। देखो बेटा मैं आपको एक झिल्ली बना के बताता हूँ, इस तरह की होती है। तो ये इनका हेड पार्ट हो गया, ये इनका टेल पार्ट हो गया, इस तरह से रहती है। यानी कि इनका जो हेड पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है, और ये क्या टेल पार्ट हो गया। क्लियर है इतना? ओके, ये हेड पार्ट हो गया और ये टेल पार्ट हो गया। इतनी बातें क्लियर है? अब लिपिड ऑब्वियस सी बात है बेटा, जिसका हेड वाला जो पार्ट है ये बाहर की तरफ रहता है। देखो एक लेयर तो ये, दूसरी लेयर ये। अब इनके ऊपर और नीचे प्रोटीन लगी रहती है, और कहीं ना कहीं प्रोटीन इनके बीच बीच में भी इस तरह से धसी रहती है, जो कि चैनल यानी टनल का निर्माण ये करती है। इतनी बातें क्लियर है? कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड घटक जो है वो फॉस्फोग्लिसराइड के ही बने होते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। अच्छा, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, याद रखना। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न होता है, लेकिन यहाँ पर आरबीसी का जो अनुपात है वो हमको दे रखा है, हमको याद भी रखना है। अगर प्रोटीन की बात करें तो वो कितना होता है, 52%, और अगर लिपिड की बात करें तो वो कितना होता है, 40% होता है। याद रख लेना, P से 5, ठीक है, प्रोटीन। ओके, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। 52% प्रोटीन होता है और 40% जो होता है वो लिपिड मिलता है हमारे एरिथ्रोसाइट के मेम्ब्रेन के अंदर। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त हो सकते हैं। देखो मैंने बताया ना प्रोटीन बेटा, तो ऊपर और नीचे भी जो प्रोटीन यहाँ पे लगी होती है और बीच बीच में प्रोटीन धसी रहती है। देखो लिपिड की ये लेयर होती है, ऑब्वियस सी बात है, जो लिपिड में घुलनशील पदार्थ तो आसानी से इस लेयर के द्वारा चले जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है समान समान को घोलता है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं लाइक डिजोल्व इन लाइक। लेकिन लिपिड में घुलनशील तो चले गए, अगर मान लो जल में घुलनशील पदार्थ अगर आते हैं, मान लो जल ही ले लो यार, वाटर ले लेते हैं, तो जल में घुलनशील पदार्थ जो आ गए तो ये जो मेम्ब्रेन होती है वो उनको अपने द्वारा आर पार नहीं जाने देती। इसी के आधार पर बीच बीच में प्रोटीन धसी रहती है, जो कि टनल यानी कि चैनल का निर्माण करती है। इनके द्वारा जल में घुलनशील पदार्थ या फिर जल जो होता है वो आर पार जाता है झिल्ली पे। ठीक है, तो परिधीय प्रोटीन बेटा याद रखना, परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होती है, जबकि अंगभूत जो बीच बीच में धसी रहती है आंशिक या फिर पूर्ण रूप से झिल्ली के अंदर धसे हुए रहते हैं। क्लियर है बेटा? चलो, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना सबसे बढ़िया मॉडल जो है वो 1972 सिंगर तथा निकोलसन भाई साहब ने दिया था। इनके द्वारा जो नमूने का नाम था बेटा, नमूना समझ गए ना, मॉडल तरल मोजेक मॉडल। तो आप हिंदी में भी याद रख सकते हो तरल क्रीमर नमूना, या इंग्लिश में याद करो तो तरल मोजेक मॉडल ये होता है। क्लियर इतना? तो तरल मोजेक मॉडल इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना, फ्लूइड मोजेक मॉडल है। इसके अनुसार लिपिड के तरलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन जो होते हैं वो पार्श्व गति करती रहती है। अब झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उनकी तरलता पर निर्भर करती है, याद रखना बेटा। अब ये जो आपको डायग्राम दे रखा है अपनी एनसीईआरटी का है, तो ये देखो कार्बोहाइड्रेट शर्करा है, यहाँ पे प्रोटीन है बाहर की तरफ, लिपिड की बाइलेयर आपको नजर आ रही है। देखो अगर आप गौर से करो देखोगे तो देखो व्हाइट कलर का तो आपको इनका हेड दिख रहा है, ब्लैक कलर की टेल दिख रही है। ध्यान से देखना, व्हाइट कलर का हेड दिख रहा है, ब्लैक कलर की टेल आपको नजर आ रही है। अब बीच बीच में बेटा जी इनके अंदर प्रोटीन धसी रहती है। दो कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो कंप्लीटली धसी रहती है, कुछ प्रोटीन तो कंप्लीटली धसी हुई है यहाँ से यहाँ तक, और कुछ प्रोटीन आंशिक रूप से धसी हुई है। देखो आंशिक रूप से, आधी धसी हुई पूरी अंदर तक नहीं आ रहा। ओके, और इनमें बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल का कार्य भी हमको पता होना चाहिए, इसका कार्य क्या है कोलेस्ट्रॉल का। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन को स्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये एक प्रकार का स्टेबलाइजर है, स्थायित्व है प्रदान करता है। राइट, याद रखना इतना। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं।
झिल्ली की तरलीय प्रकृति, इसके कार्य जैसे कि कोशिका वृद्धि हो गया, अंतर कोशिकीय संयोजन हो गया, इनका निर्माण, स्त्रावण सिक्रेशन का हो गया, अंतर कोशिका हो गया, कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये जो पांच जो कार्य है बेटा जी, ये आपको याद रखने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई दफा ऐसा कैसा क्वेश्चन आ भी जाता है, तो आपको याद रखना। कोशिका वृद्धि ऑब्वियस सी बात है, अंतर कोशिका संयोजन का निर्माण, सिक्रेशन स्त्रावण, अंतर कोशिका विभाजन इत्यादि के अंदर ये हेल्प करता है। जीवद्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है कि अणुओं का परिवहन होता है इससे। और ये अणुओं का परिवहन ऐसा नहीं कि जो चाहा वो इसके आर पार चला गया, नहीं, ये चयन करके आसपास भेजती है बेटा जी, चयन करके अपने द्वारा आर पार भेजती है। तो झिल्ली इनके दोनों तरह मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्य होता है, सिलेक्टिवली परमेबल होता है। ठीक है, कुछ अणु तो हो सकता है बिना ऊर्जा खर्च किए ही अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ चले जाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ऊर्जा चाहिए। अच्छा, इसकी पहले बात कर लेते हैं कि उदासीन या विलय सांद्रता प्रवणता के अनुसार, जैसे कि हाई कंसंट्रेशन से निम्न सांद्रता की तरफ साधारण विसरण के द्वारा चीजें चली जाती है। जल भी बेटा एक प्रकार का इस झिल्ली के अंदर से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति कर जाता है, लेकिन जल के लिए हम अलग ही चीज यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकता, इसके लिए झिल्ली की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाहक प्रोटीन। तो मैंने आपको बताया ना, बीच बीच में जो प्रोटीन धसी रहती है वो एक प्रकार का चैनल या टनल का निर्माण करती है, गुफा का निर्माण करती है, जिसके द्वारा जल के अणु आर पार जा सके। अब कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत, जैसे विपरीत आ गया मतलब कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होना। तो यार निम्न से उच्च की सांद्रता की तरफ कुछ भी हो, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस परिवहन हेतु बेटा किसकी आवश्यकता होती है, हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, सक्रिय परिवहन हम इसको बोलते हैं। तो कुछ पंप वगैरह भी लगे होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हो गया बेटा जी, ये इसके ऊपर काम करते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल की हम लोग बात कर लेते हैं, सेल वॉल। तो सेल वॉल के लिए खास बात क्या है, इसकी डिस्कवरी किन्होंने की थी, तो सेल वॉल को सबसे पहले किन्होंने देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक कब खोज हुई थी इनकी, सन 1665 के अंदर कोशिका भित्ति। तो यदि आपको याद होगा कि कवक और पौधों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण, याद रखना कैसा है, निर्जीव बेटा जी, कैसा बेटा, निर्जीव आवरण, इंपॉर्टेंट है निर्जीव आवरण। तो कोशिका भित्ति जो होती है बेटा वो निर्जीव आवरण होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की अगर परिभाषा भी पूछे तो याद रखना, यह कोशिका के सबसे बाहर यानी पादप व कवक कोशिका के सबसे बाहर दृढ़ निर्जीव कोशिका के आकार को निर्धारित करने वाली, ठीक है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने वाली संरचना होती है, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानि और संक्रमण से नहीं बचाती बेटा, उसके अलावा भी काफी सारे काम करती है। तो यांत्रिक हानि हो गया, संक्रमण से भी बचाती है, उसके अलावा कोशिका के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने में भी, तथा अवांछनीय यानी मान लो कुछ बड़े बड़े अणु होते हैं वो इनके द्वारा नहीं जा सकते, लेकिन छोटे छोटे अणु जो होते हैं वो इनके लिए जा सकते हैं, इनके अंदर से वो जा सकते हैं। सेवाल की कोशिका भित्ति याद रखना है, सेवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, क्वेश्चन आता है, तो काफी लंबा चौड़ा नाम है, आपको याद रखना है। सेलुलोज, गैलेक्टॉन्स, मेनोज व मिनरल्स, खनिज के अंदर क्या याद रखना आपको, कैल्शियम कार्बोनेट याद रखना, CaCO3 आपको याद रखना। जबकि दूसरे पौधों के अंदर सेलुलोज और हेमिसोलोज की बनी होती है। तो प्लांट के अंदर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज तथा हेमिसोलोज की बनी होती है, साथ साथ पैक्टिन और प्रोटीन की भी बनी होती है। नए पादप के अंदर कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति होती है, जैसे आप नए कोशिका की बात करो या फिर आप मीजोफिल कोशिका की बात करो, तो मीजोफिल कोशिका के अंदर भी प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कोशिका की परिपक्वता के साथ साथ क्या होता है, कोशिका भित्ति दृढ़ होती जाती है, फिर क्या किसका निर्माण हो जाता है, द्वितीयक भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो जो परमानेंट कोशिकाएं होती है उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल भी पाई जाती है, लेकिन जो मेसोफिल सेल होती है उसमें प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। अब देखो मध्य पटलिका, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मिडल लेमेला की बात करें तो मुख्यतः ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, मोस्टली कैल्शियम पैक्टेट, लेकिन आपको दोनों वर्ड याद रखना, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। अगर मोस्टली पूछे तो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए हुआ पकड़े रहने का काम करते हैं, यानी दो कोशिका के बीच के अंदर ये मध्य पटलिका का निर्माण होता है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका के अंदर याद रखना प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा केवल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में ही पाया जाता है, हमारे अंदर नहीं पाया जाता है। काम क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा का, प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो दो कोशिका के अंदर आपस में कोशिका द्रव को जोड़े रखने का काम करता है। तो आसपास की कोशिका को
कोशिका द्रव को जोड़े रखने का काम करता है। कौन? प्लाज्मोडेस्माटा, जीव द्रव्य तंतु, राइट। अंतःझिलिका तंत्र की बात करें तो बेटा कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स है, ऐसे कोशिकांग है जो एक दूसरे से लिंक रहते, जुड़े रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःझिलिका तंत्र बोलते हैं। तो अंतःझिलिका तंत्र के अंदर 4 कोशिकांग हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। कौन कौन से? समझना। सबसे पहला कोशिकांग होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा होता है? ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीजें जुड़ी रहती है, फिर आता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से क्या आता है बेटा जी? लाइसोसोम। लाइसोसोम से क्या होता है? वैक्यूल आता है, ठीक है। तो ये 4 कोशिकांग एक दूसरे से, इनके कार्य वगैरह या एक दूसरे से ये जुड़े रहते हैं। जैसे बात करो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो पुट्टिका निकलती है वो कौन गेन करता है? वो गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेज से वापस से पुट्टिका निकलेगी, जिससे क्या बनता है? लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम में आगे जाके बड़ी होकर वैक्यूल का निर्माण कर लेता है। अब देखो, झिल्लीदार अंग कार्य व संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं, जिनमें से बहुत से तो ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिनके कार्य एक दूसरे से बेटा जुड़े होते हैं उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःझिल्ली तंत्र बोलते हैं। तो जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत लाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा अंतःझिल्ली तंत्र का भाग नहीं है, इन चारों के अलावा कोई कोई और भी अलग ऑप्शन आपको मिले, तो बेटा उसको आपको टिक कर देना है। इस तंत्र के अंदर क्या कहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, जिसको हम अंतःप्रदेवी जालिका बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस यानी गोल्जी बॉडी बोलते हैं। दूसरा देन लाइसोसोम आ गया, देन रसदान यानी वैक्यूल आ गया। उसके अलावा कुछ और भी कोशिकाएं हैं, लेकिन वो अंतःझिल्ली तंत्र के भाग नहीं है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आ गया बेटा, प्रोक्सिसोम आ गया। इनके कार्य उपरोक्त अंगों में संबंधित नहीं है, यानी आपस में एक दूसरे से लिंक नहीं है, इसलिए अंतःझिल्ली तंत्र के अंतर्गत बेटा याद रखना नहीं आते। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या क्या खास चीजें वो हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात हमको पता चला कि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैलीनुमा छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखना, ये केंद्र के पास सघन जालिका नुमा संरचना होती है और ये कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है, याद रखना। प्राय राइबोसोम जो होते हैं वो अंतःपर्देवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, यानी ऐसे संरचना जिनके बाहर अगर राइबोसोम चिपके रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर, तो उनको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर जिस अंतःपर्देवी जालिका के बाहर राइबोसोम नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। चिकनी अंतःपर्देवी जालिका हम लोग उनको बोलते हैं। अब दोनों का मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य, तो राइबोसोम पाया जा रहा है, इसका मतलब याद रखना अगर राइबोसोम पाया जा रहा है तो राइबोसोम का काम क्या हो गया? प्रोटीन संश्लेषण। तो वही काम क्या हो जाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी हो जाएगा। देखो, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण व स्त्रावण में सक्रिय भाग लेती है उनके अंदर बेटा RER बहुत ज्यादा पाया जाता है, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, ये RER के ऊपर जो राइबोसोम होता है वो ATS टाइप का होता है, याद रखना। ये काफी फैली हुई तथा केंद्र के बाह्य झिल्लिका तक, ये मैंने आपको बताया था, केंद्र के बाह्य झिल्लिका तक ये फैली रहती है। जबकि चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड, इसके अलावा स्टेरॉइड संश्लेषण का भी काम करता है, हार्मोन का भी निर्माण करता है बेटा ना। लिपिड के बाद स्टेरॉइड, हार्मोन, ये चिकनी अंतःपर्देवी जालिका में होते हैं। ये चिकने नहीं है, चिकनी है बेटा जी, चिकनी, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये होता है। अब बात करते हैं गोल्जी अपरेटस, गोल्जी का। कैमिलो गोल्जी भाई साहब की जो इन्होंने सबसे पहले बताया था। कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम के आधार पर हम लोग इनको, इस कोशिका का नाम दिया गया है। चलो, पहली बार केंद्र के बाहर घनी रंजित जालिकावत संरचना उन्होंने देखी थी। कहां पर देखी थी? उन्होंने तंत्रिका कोशिका के अंदर देखी थी, जिसके बाद में इनके नाम पर ही गोल्जी बॉडी नाम दिया गया। बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड, जिसको हम लोग बोलते हैं, इनसे मिलकर बनी होती है, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। ये एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल ढेर के रूप में मिलते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो। इसकी एक इकाई को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जालिकाएं बोलते हैं, जालिकाएं। गोल्जिकाय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है, किसी में 5, किसी में 10, अलग अलग होती है। अब जो गोल्जिकाय के अंदर जो केंद्र के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, मान लो ये केंद्रक है बेटा जी, और यहाँ पर गोल्जिकाय पाए जा रहे हैं, इस तरह से गोल्जी अपरेटस पाए जा रहे हैं। तो केंद्र के पास वाला, केंद्र की तरफ वाला जो पार्ट होता है, भाग होता है, उसको हम लोग सिस फेस बोलते हैं, याद है। और जो दूर की तरफ यानी बाहर की तरफ, और उसका झिल्ली की तरफ जो पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या होता है? ट्रांसफेस बोलते हैं। अब इधर से केंद्र के पास वाले भाग से ये पुट्टिकाएं ग्रहण करती है और ट्रांस वाले भाग से पुट्टिकाएं रिलीज करती है बेटा, ये ठीक है, याद रखिए।
जिसमें निर्माणकारी सतह यानी कि सिस फेस जो होता है निर्माणकारी, परिपक्व सतह जो होता है वो ट्रांसफेस होती है। अंगक जो होते हैं वो सिस से तो जुड़ते हैं बेटा, और ट्रांस सतह से पूर्णतः अलग हो जाते हैं, लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। ये दोनों जो होती है झिल्ली का, देखो आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो ये सिस्टनी जो होती है ये आपस में जुड़ी रहती है। गोल्जिका का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित करके अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना होता है। यानी जो फ्लूइड होता है, द्रव होता है, उसको एक साथ पुट्टिका के अंदर समेट लेना और फिर अंतर कोशिकीय लक्ष्य यानी जहां पर उसको पहुंचाना होता है वहां पर इस पुट्टिका को पहुंचा देता है। कोशिका के बाहर ये सिक्रेशन स्त्रावण का काम भी करता है। तो इंपॉर्टेंट काम यही हो गया बेटा जी, स्त्रावण का काम कौन करता है? गोल्जिका करता है। संवेष्टित द्रव अंतःप्रदेश जालिका से तो बेटा पुट्टिका के रूप में कहां पे आता है? गोल्जिका के सिस्ट वाले फेस में आता है। यहाँ पर संगठित होकर परिपक्व सतह जिसको हम लोग ट्रांस फेस बोलते हैं, ठीक है, सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोल्जिकाय का अंतःद्रव्य जालिका से निकटतम संबंध है, तभी तो हम लोग इनको अंतर झिल्लिका तंत्र के अंदर पढ़ रहे हैं बेटा। तो अंतःद्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जिकाय के ट्रांस सिरे से निकलने से पहले इसके कुंड में रूपांतरित हो जाता है। कुंड में यानी कि सिस्टनी के अंदर रूपांतरित हो जाता है। अब गोल्जिकाय ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। ये इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वाला पॉइंट आपके लिए हाईलाइट कर लेना है, राइट बेटा। जो लास्ट वाला पॉइंट है ये आपको हाईलाइट कर। तो गोल्जिकाय का मुख्य कार्य वैसे तो सिक्रेशन का होता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का होता है। अब आते हैं नोट्स की बात। तो अगर मैं आपको बताऊं तो शुक्राणु के अंदर, स्पर्म के अंदर जो हेड वाला पार्ट होता है बेटा जी, जो हेड वाला पार्ट होता है स्पर्म के अंदर, हेड वाले पार्ट के अंदर भी याद रखना, हेड वाले पार्ट के अंदर एक्ट्रोसोम का जो निर्माण होता है वो कौन करता है? गोल्जिकाय ही करता है, गोल्जी बॉडी ही करता है। सुना होगा कभी ना कभी आपने। और इसके अलावा क्या चीजें हो सकती है याद रखना बेटा जी, हमारे जो आंसू का निर्माण होता है वो भी गोल्जिकाय ही करता है, क्योंकि ये सेक्रेटरी नेचर का होता है, ऑब्वियस सी बात। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बेटा जी, लाइसोसोम, लाइन का जिसको हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं। यह झिल्ली पुट्टिका संरचना होती है जो संवेष्टित विधि द्वारा गोल्जिकाय से बनती है, तभी तो एक दूसरे से लिंक है बेटा जी। पृथकीकृत लाइसोसोम पुट्टिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। इसके अंदर बेटा जी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइक बात करें हाइड्रोलेसेस, लाइपेज, प्रोटीएज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, यानी ऑलमोस्ट 40-50 से भी ज्यादा इनमें एसिडिक मीडियम में काम करने वाले हाइड्रोलाइटिक जल अपघटनीय एंजाइम के अंदर पाए जाते हैं, जो कि अम्लीय परिस्थिति के अंदर ये एक्टिव होते हैं। ये एंजाइम बेटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियस है सभी का पाचन कर देते हैं, इसलिए हम इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। आत्मघाती थैली हम लोग बोलते हैं, सुसाइडल बैग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूल की हम लोग बात करते हैं, रसदानी की हम लोग बात करते हैं। तो कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त घेरी जगह को रसदानी कहते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। इसमें पानी, रस, उत्सर्जी पदार्थ, अन्य पदार्थ जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होते वो भी इसमें शामिल होते ही होते हैं। अब रसदानी जो होती है वो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है, याद रखना, एकल झिल्ली से आवृत होता है। इसकी जो एकल झिल्ली होती है उसका नाम जरूर याद रखना, टोनोप्लास्ट। तो अगर आपसे पूछे सबसे थिनेस्ट मेम्ब्रेन, सबसे पतली झिल्ली किसकी होती है, तो याद रखना टोनोप्लास्ट की होती है। पादप कोशिका के अंदर ये कोशिका को ऑलमोस्ट 90% तक भाग घेरे रहती है, जबकि जंतु कोशिका में है ये एकदम से छोटी सी होती है, छोटी सी भी होती है या फिर होती ही नहीं है। तो दोनों चीजें आप लोगों को याद रख लेना, अगर होती है तो बहुत छोटी होती है, अदरवाइज होती ही नहीं है। ओके, क्लियर इतना। पौधों में बहुत से आयन एक दूसरे पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर रसदानी में अभिगमित होते रहते हैं। अच्छा, टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन होती है ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, चयनात्मक झिल्ली ही होती है, याद रखना। इस कारण से इनकी सांद्रता रसदानी में कोशिका द्रव की अपेक्षा काफी अधिक होती है। अमीबा के अंदर बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, रस संकुचनशील रसदानी इसमें पाई जाती है। काम क्या? मोस्टली उत्सर्जन का काम होता है। बहुत सारी कोशिका जैसे कि आद्य जीव हो गए, उनके अंदर खाद यानी फूड वैक्यूल्स होती है, खाद रसदानी होती है, जो कि खाद्य पदार्थों का यानी भोज्य पदार्थों को निगलने के लिए होता है। इतनी बातें क्लियर है बेटा? आगे चलना, माइटोकॉन्ड्रिया का पोस्टमार्टम करते हैं गाइस। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बिना अभिरंजित किए नहीं देख सकते। तो अब दिमाग में आता है कि अगर हम लोग इसको बिना डाई के नहीं देख सकते तो अभिरंजन किससे करते हैं, कौन सा अभिरंजन हम लोग यूज करते हैं? तो याद रखना, जीनस ग्रीन बी, क्या जीनस ग्रीन बी नामक डाई जो होती है उसके द्वारा हम लोग इसको अभिरंजित करते हैं। जीनस ग्रीन बी के द्वारा हम लोग इसको अभिरंजित करते हैं। उसके बाद ही हम लोग इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से देख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको नहीं देख पाते, बिना अभिरंजन के हम लोग इसको नहीं देख पाते, राइट। चलिए, प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है,
ज्यादा वहां होती है जहां पर ऊर्जा ज्यादा चाहिए। इनकी कार्य की सक्रियता पर निर्भर करती है। ये आकृति व आकार से भिन्न होते हैं, याद रखना, आकृति आकार में डिफरेंट होते हैं। तस्त्री नुमा होते हैं, ये बेलनाकार आकृति की होती है। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो 1 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी होती है और 0.2 से 1 माइक्रोमीटर ये बेटा व्यास होता है इनका, ऑलमोस्ट 0.5 माइक्रोमीटर का इनका व्यास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग है, याद रखना। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखना बेटा जी बायोब्लास्ट भी बोलते हैं। बायोब्लास्ट नाम जो है वो किन्होंने दिया था, अल्टमान ने दिया था, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वो बेंडा भाई साहब ने दिया था। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जिनकी बाह्य झिल्ली जो होती है बेटा जी, बाह्य झिल्ली व भीतरी झिल्ली इनकी अवकाशिका होती है, यानी कि देखो मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखा देता हूं। चलो, तो ये मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ, उसकी बाह्य झिल्ली है बेटा जी, और ये इसकी आंतरिक झिल्ली है। ओके, ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। इन दोनों के बीच में पाया जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पाया जाता है। और ये जो फोल्ड आपको नजर आ रहे हैं इनको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। इनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। खुद का इसमें डबल सर्कुलर डीएनए होता है जो कि नेकेड होता है, खुद का राइबोसोम होता है, खुद का एमआरएनए होता है। ओके गाइस, ध्यान से देखो। अवकाशिका को दो स्पष्ट जलीय कक्षों, बाह्य और भीतरी कक्ष के अंदर विभाजित कर देती है। भीतरी कक्ष को आधात्री यानी मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं, और बाह्य कला सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य सतह सीमा बनाती है। इसकी अंतर झिल्ली कई आधात्री की तरफ अंतर यानी फोल्ड बना के क्या बनाती है, जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। आंतरिक झिल्ली बेटा फोल्ड होती है, फोल्ड बनकर क्या बनाती है, क्रिस्टी का निर्माण करती है। क्रिस्टी क्या करती है, क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इनकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य से संबंधित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का वायवीय श्वसन से संबंध होता है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है बेटा फोटोफॉस्फोराइलेशन, वो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो यहाँ पर आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब इनके अंदर F1 F0 पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, अगर आपने सुना होगा, जिसको हम लोग ऑक्सीसोम बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोलते हैं, राइट बेटा। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपिक रूप में उत्पादित होती है, इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग शक्ति गृह यानी पावर हाउस भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वर्ताकार डीएनए अणु पाया जाता है। राइबोसोम होता है वो भी 70s टाइप का होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो विभाजन होता है बेटा वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, टूट जाता है, सीधा सीधा टूट जाता है। क्लियर है इतना? चलो, प्लास्टिड की बात करें बेटा, लवक की बात करें तो लवक सभी पादप कोशिका एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे युग्लिना से इनके अंदर तो मिलता है, युग्लिना के अंदर ये मिलता है बेटा, याद। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई पड़ते हैं। इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण पौधे अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। 3 प्रकार से हम लोग इनको पढ़ते हैं, एक तो हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, एक प्रकार के क्रोमो यानी वर्णी लवक ही है, हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं। एक होता है वर्णी लवक जो कलर शो करते हैं, एक होता है अवर्णी लवक कलरलेस होते हैं बेटा। तो हरित लवक की अंदर बात करेंगे यहाँ पर, तो हरित लवक जो होता है उसमें पर्ण हरित, क्लोरोफिल वर्णक, कैरोटीनॉइड वर्णक ये मिलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मिलता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल सी, ये सारे इसके अंदर मिलते हैं। कुछ सहायक वर्णक भी होते हैं बेटा, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल वगैरह। अच्छा, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश या ऊर्जा को संचित रखने का काम करते हैं। वर्णी लवकों के अंदर वसा, विलय, कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कि कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल हो गया, या अन्य दूसरे इसके अंदर मिलते हैं। इसी के कारण बेटा पादप के अंदर जो रंग होता है वो नीला, नारंगी, लाल रंग का दिखा। तो वर्णी लवक कलर्ड होते हैं बेटा, और अवर्णी लवक जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, विभिन्न आकृति व आकार में रंगहीन लवक होते हैं, कलरलेस होते हैं, जिनमें खाद्य पदार्थ संचित होता है, स्टोर्ड फूड होता है। जैसे अगर बात करो बेटा मंड लवक, ठीक है, तो इसके अंदर स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित होता है, जैसे आलू हो गया एग्जाम्पल। तेल लवक की बात करें बेटा जी, तो इसके अंदर तेल और वसा इसमें स्टोर होते हैं। और प्रोटीन लवक की बात करें तो प्रोटीन का भंडारण इनके अंदर होता है। ये तीनों चीजें आप लोगों को याद रख लेनी है। अब हरे पौधे के अंदर अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्य तक मेसोफिल कोशिका में पाए जाते हैं, ये थोड़े आपको याद रखने होते हैं।
ठीक है, मेजोफिल सेल के अंदर ये पाए जाते हैं, पर्णमध्य कोशिका के अंदर ये पाए जाते हैं। हरित लवक जो होता है वो लेंस शेप का होता है, लेंस आकार का होता है, अंडाकार, गोलाकार, चक्रीय, फीते के नुमा हो सकता है। इनकी लंबाई डिफरेंट होती है, 5 से 10 मिलीमीटर, और चौड़ाई जो होती है वो 2 से 4 मिलीमीटर होती है। इनकी संख्या डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। इससे बात करें हम लोग, एक क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है, जो कि हरित लवक होता है, सॉरी हरित शैवाल होता है, सॉरी हरित शैवाल यानी कि क्लोरोफाइसी हो गया। ठीक है, अब किसी के अंदर 20 से 40 भी होते हैं, जैसे अभी हमने बात की थी पर्णमध्य कोशिका के अंदर, मेजोफिल सेल के अंदर सर्वाधिक होता है। तो एक इसमें होता है, आपको याद रख लेना, ग्रीन एल्गी के अंदर होता है, हरित शैवाल के अंदर होता है। ठीक है बेटा, और 20 से 40 किसमें होता है बेटा, पर्णमध्य यानी मेजोफिल सेल के अंदर होता है, जो कि सर्वाधिक होता है। उसके अलावा बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हरित लवक भी कैसा होता है, द्विझिल्लित कोशिकांग होते हैं। इनमें दो में से इनकी जो भीतरी जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, पार्की में होती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर वाली पार्की में होती है, इसके अंदर अंदर वाली, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंदर वाली ज्यादा पार्की में होती है, इसके अंदर बाहर वाली ज्यादा पार्की में होती है। तो इसके जो भीतरी होती है ना, भीतरी झिल्ली जो होती है वो अपेक्षाकृत कम पार्की में होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर याद रखना अंदर वाली, अरे कंफ्यूज नहीं होना, देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये दोनों चीजें मैं नोट कर देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की बात है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे ज्यादा पार्गे में कौन सी झिल्ली होती है, बाहर वाली, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंदर वाली होती है, बस ये याद रख लो। ठीक है, हरित लवक के अंतर झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, जहां पर डार्क रिएक्शन होती है, पिट्टिका बोलते हैं इसको। इसी के अंदर स्ट्रोमा के अंदर चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग थाइलेकोइड बोलते हैं। नहीं, थाइलेकोइड के अंदर ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन के अंदर तरफ क्या होता है, क्या होता है बेटा जी, इनके अंदर क्वांटासोम पाए जाते हैं। तो थाइलेकोइड जो होता है सिक्के के चट्टे की तरह है ना, स्टिक की तरह ढेर नुमा, यानी एक के ऊपर एक प्रेजेंट होता है। सिंगल को हम लोग ग्रेनम बोलते हैं, वैसा ये ग्रेना होता है टोटल। अब अंतर ग्रेना थाइलेकोइड कहते हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो डायग्राम हो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा बेटा, ध्यान समझना। तो ये तो जो आपको सिक्के नुमा संरचना दिख रही है, इनको तो हम लोग ग्रेना बोलते हैं। जो फ्लूइड होता है बेटा, मैट्रिक्स जो होता है, उसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। जो आपस में जुड़े होते हैं, दो थाइलेकोइड जब आपस में जुड़े होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली बोलते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्लीनुमा संरचना या नलिका जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकोइड को जोड़ती है, उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। पिट्टिका पटलिका, स्ट्रोमा लेमिली हम लोग इसको बोलते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवकाश का ल्यूमेन बोलते हैं। अगर ये सिंगल थाइलेकोइड बनाओ तो सेंटर वाला जो स्पेस है उसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं, अवकाशिका बोलते हैं। हरित लवक की पिट्टिका स्ट्रोमा के अंदर बहुत एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इनमें छोटे द्विलड़ी वर्ताकार, यानी सेम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था वैसा वैसा डीएनए इसके अंदर भी पाया जाता है। इसमें भी राइबोसोम मिलते हैं, 17 प्रकार का होता है। हरित लवक थाइलेकोइड के अंदर उपस्थित होता है, याद रखना। हरित लवक में पाए जाने वाला राइबोसोम जो है वो 70s टाइप का होता है। बाकी कोशिका द्रव में जो आपको पता है 80s टाइप का राइबोसोम मिलता है। राइबोसोम की हम लोग बात करते हैं, जॉर्ज पेलेट नामक साइंटिस्ट थे, ठीक है। सन 1953 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सघन कणिका में संरचना जो राइबोसोम को उन्होंने सबसे पहले देखा था, जो कि राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के मिलकर बना होता और किसी भी प्रकार की झिल्ली इनके अंदर नहीं होती। यूकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम जो होते हैं वो 80 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर 17 होते हैं। यहाँ पर एस जो है वो अवसादन गुणांक को निरूपित करता है या फिर प्रदर्शित करता है। यह अपेक्षाकृत रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करता है बेटा, एस जो होता है वो। दोनों 70 और 80 राइबोसोम दो उप इकाई से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो दो उप इकाई कौन कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। 17 वाली तो आपको पता है लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट। लार्ज यूनिट कौन सी होगी 50s, स्मॉल यूनिट होगी 30s। और 80s वाले की लार्ज यूनिट जो होती है वो तो होती है 60s और स्मॉल यूनिट जो होती है 40s होती है, ठीक है। उसके अलावा बात करें हम लोग साइटोपंजर की बात करते हैं, साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन की बात करते हैं। तो प्रोटीन युक्त विस्तृत चालिकावत तंतु जो कोशिका द्रव के अंदर मिलते हैं उसको हम लोग साइटोपंजर बोलते हैं। कोशिका में देखो मिलने वाले साइटोपंजर को विभिन्न कार्य है, जैसे कि यांत्रिक सहारा प्रदान करना, गति, कोशिका के आकार को बनाए रखने में हेल्प करता है। अब बात करें सीलिया फ्लैजिला की बात करें बेटा हम लोग, तो सीलिया फ्लैजिला के बारे में नॉर्मली हमको इतना तो पता चल गया, सीलिया नंबर में कम होते हैं, फ्लैजिला नंबर में, सॉरी सीलिया नंबर में ज्यादा होते हैं, फ्लैजिला कम होते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं साइज में बड़े होते हैं, जबकि सीलिया साइज में छोटे होते हैं। सीलिया की बात करें बेटा जी,
ओसिलिया फ्लैजिला की हम लोग बात करें तो रोम सदृश कोशिका झिल्ली पर मिलने वाली अतिवृद्धि होती है। पक्षमाभ एक छोटी संरचना चप्पू की तरह काम करती है, पक्षमाभ यानी सीलिया, जो कोशिका को या उसके चारों तरफ मिलने वाले द्रव की गति में सहायता करता है। और कशाभिका जो होती है अपेक्षाकृत लंबा होता है, कोशिका की गति में एक्चुअली यही सहायता करता है। सीलिया तो आपको पता है चट्टानों से चिपकने में भी हेल्प करता है, राइट। अब प्रोकैरियोटिक जीवाणु में पाई जाने वाली कशाभिका संरचनात्मक रूप से यूकैरियोटिक कशाभिका से अलग होता है। प्रोकैरियोट में अलग होता है, यूकैरियोटिक में अलग होता है। अब ये थोड़ा सा आपका एनसीईआरटी का है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अध्ययन से पता चलता है कि पक्षमाभ व कशाभिका जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर को अक्षसूत्र हम लोग बोलते हैं, और यानी जो सेंटर वाला पार्ट आपको दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षसूत्र बोलते हैं। कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है जो लंबे अक्ष के समानांतर स्थित होते हैं। अक्षसूत्र के केंद्र में, अक्षसूत्र मतलब चारों तरफ, सॉरी कोर क्या होता है, बाउंड्री वाला पार्ट हो गया। अक्षसूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्ष्म नलिका मिलती है जो द्विक आर्य परिधि की ओर व्यवस्थित सूक्ष्म नलिकाएं होती है। अक्षसूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस व्यवस्था को हम लोग 9+2 प्रणाली की बोलते हैं। 9+2 व्यवस्था इसमें पाई जाती है, यानी 9 तो आपको बाहर नजर आ रहे हैं और 2 अंदर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 2 अंदर है, तो 9+2 हम लोग इसको बोलते हैं। क्लियर इतना? ओके। केंद्रीय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रीय आवरण द्वारा ढके होते हैं, जो परिधीय द्विक के प्रत्येक नलिका को आर्य दंड यानी आर्य जो स्टिक होते हैं, छड़नुमा संरचना होती है, उनके द्वारा जोड़ते हैं। इस प्रकार 9 आर्य होते हैं छड़, और परिधीय जो होती है वो द्विक सेतु द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। दोनों पक्षमाभ सीलिया तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी आधारिकाय बोलते हैं। तारक काय की अब हम लोग बात करते हैं। तारक काय या फिर तारक केंद्र। तारक केंद्र याद रखना, एक तारक काय के अंदर 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं जो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, लंबवत होते हैं। तारक काय यह अंगाकार 2 बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग सेंट्रियोल या फिर तारक केंद्र बोलते हैं। यह अक्रिस्टलीय परिकेंद्रीय द्रव से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारक काय में एक दूसरे से लंबवत यानी 90 डिग्री पर व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक की संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय ट्यूबुलिन सूत्रों से बने होते हैं। प्रत्येक परिधीय सूत्र एक त्रिक होते हैं बेटा, यहाँ पर, वहां पे द्विक था, यहाँ पर त्रिक होता है। पास के त्रिक आपस में जुड़े होते हैं। तारक केंद्र जो होता है उनका भीतरी भाग प्रोटीन का बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धुरी बोलते हैं। यह परिधीय त्रिक नलिका से प्रोटीन से बने आर्य दंड से जुड़े होते हैं। देखो तारक केंद्र पक्षमाभ व कशाभिका का आधारिकाय बनाता, जो कि अभी हमने देखा था बेसल बॉडी बनाता है। तर्कुतंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्कुतंतु का निर्माण करता है। याद रखना ये प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनिमल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है। काम क्या करता है, ये स्पिंडल फाइबर तर्कुतंतु का निर्माण का काम करता है। केंद्र की हम लोग बेटा जी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। कोशिकीय अंगक केंद्र की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन सन 1831 के अंदर की थी, ठीक है। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ को क्षारीय रंग से अभिरंजित करके क्रोमेटिन नाम दिया था बेटा जी। अब इंटरफेज अवस्था के अंदर कोशिका द्रव जिसका विभाजन नहीं हो रहा हो, अत्यधिक फैली हुई व विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। केंद्र की आधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचना मिलती है, जिसको हम लोग केंद्रिका बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अच्छा, केंद्रिका के लिए भी खास बात क्या है, फोंटाना भाई साहब को याद करो थोड़ा सा, फोंटाना ने केंद्रिका खोज की थी। अच्छा, केंद्रिका के अंदर याद रखना ये भी झिल्ली रहित होता है, ये भी झिल्ली रहित होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र का आवरण 2 समानांतर झिल्लियों से बना होता है, यानी कि जो केंद्रक होता है उसके बाहर 2 झिल्लियां पाई जाती है, जिसके बीच में 10 से 50 नैनोमीटर के रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकेंद्रिकीय अवकाश बोलते हैं, पेरिन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। यह आवरण केंद्रक में मिलने वाले द्रव और कोशिका द्रव दोनों के बीच में अवरोध का काम करता है, क्योंकि बीच में आ गया ना, अंदर तो केंद्रक द्रव, बाहर कोशिका द्रव, दोनों के बीच में आई है। अब बाह्य झिल्ली सामान्यतया अंतर्द्रवी जालिका से सतत रूप से जुड़ी होती है, क्योंकि बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है केंद्र की, यहां से तो क्या जुड़ा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा जुड़ा होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका यहां से जुड़ी होती है, याद रखना। निश्चित स्थानों पर केंद्र का आवरण पर बेटा छिद्र पाए जाते हैं, स्पोर पाए जाते हैं, याद रखना, जो कि विच्छिन्न हो जाते हैं। अब छिद्र केंद्र का आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। इन छिद्रों से, याद रखना, इन छिद्रों से होकर आरएनए और प्रोटीन अणु
केंद्रक में कोशिका द्रव व कोशिका द्रव से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। साधारणतया एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है, नॉर्मली बात करें तो, लेकिन ऐसा भी देखा गया जिसके अंदर इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित होती रहती है। क्या आप कुछ जीवों का नाम बता सकते हो जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं? तो जरा बताओ, सोच के बताना बेटा जी। कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रिक रहित भी होती, जैसे हमारी परिपक्व आरबीसी मान लो, देखो रक्ताणु हो गया, या प्लांट के अंदर बात करो तो सीव ट्यूब या सीव सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, चाने नलिका हो गया, इनके अंदर केंद्रक तो नहीं होता लेकिन फिर भी ये जिंदा होती है। क्या आप मानते हो कि कोशिका जीवित है? ये बिल्कुल, ये कोशिका जीवित है बेटा जी, ये कोशिका जीवित है, लेकिन इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जा रहा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, राइट? क्लियर है ना? ओके। गोला, अब देखो केंद्रिक या अधात्री या फिर केंद्रक द्रव में केंद्रिका व क्रोमेटिन फाइबर मिलते हैं। गोलाकार केंद्रिका केंद्रक द्रव में पाया जाता है। अब केंद्रिका झिल्ली रहित है, देखो यहां पर देखो बेटा, केंद्रिका कैसे मेम्ब्रेन लेस है, इंपॉर्टेंट, झिल्ली रहित संरचना होती है जिसका द्रव केंद्रक से सतत संपर्क में रहता है। यह सक्रिय राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल है बेटा, यानी कि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए का ही निर्माण। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है उनमें बड़े व अनेक केंद्रिका मिलती है। जैसे केंद्रिका के अंदर राइबोसोम भी मिलते हैं, इसलिए हम लोग केंद्रिका को राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं, और राइबोसोम को खुद को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अब याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढीली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। ओके। अवस्था व विभाजन के समय केंद्रक के पास में गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। विभाजन के टाइम क्या हो जाता है? इन क्रोमेटिन तंतुओं का संघनन हो जाता है, जिससे गुणसूत्र हमको दिखाई देने लगते हैं। प्रोफेज के अंदर यही होता है। क्रोमेटिन के अंदर डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन जिसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, ये मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें इतर यानी नॉन हिस्टोन प्रोटीन व आरएनए भी पाया जाता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र पाया जाता है, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी पेयर की बात करें तो 23 जोड़ा होता है, ये बिखरा रहता है। अब गुणसूत्र में डीएनए का पैकेजिंग जो होता है वो क्लास 12 के अंदर पढ़ोगे, आसानी से आराम से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण फर्स्ट प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो सेंटर में होता है, प्राथमिक वाला, और द्वितीयक वाला दूर होता है, किनारे पे होता है द्वितीयक। तो प्राथमिक संकीर्ण यानी कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन जो होता है यहां पर बेटा जी प्रेजेंट होता है क्या? सेंट्रोमियर पाया जाता है। ध्यान से देखना, आगे देखते हैं। इसमें गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर भी कहते हैं प्राथमिक को। इसमें बिंब आकार यानी कि बटन लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, इसको हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं। इन्हीं काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर यानी तर्कतंतु जुड़ते हैं। अब गुणसूत्र बिंदु की बात करें, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र हम लोग 4 प्रकार से विभाजित करते हैं। मान लो किसी के अंदर जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर में हो, किसी के अंदर मान लो यहाँ पे आ गया, किसी में यहाँ पर आ गया, किसी में एकदम से कोने पे आ गया। तो जब सेंटर में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। थोड़ा सा हटकर है सेंटर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब मेटासेंट्रिक। अगर किनारे से थोड़ा पास है उसको हम लोग बोलते हैं, इसमें दे नहीं रखा, एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं ना। और सबसे लास्ट में जो है उसको हम लोग टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। फीबो नहीं बेटा, या टीलो है ना, टीलो। फीबो भी बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक भी बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक। चलो ठीक है, वापस आते हैं। मेटासेंट्रिक मैंने आपको बता दिया बेटा, गुणसूत्र बिंदु होते हैं एकदम बीचों बीच पाया जाता है। सब मेटासेंट्रिक के अंदर याद रखना, ये किनारे के पास यानी थोड़ा सा खिसक जाता है, इससे एक भुजा छोटी एक बड़ी हो जाती है। एक्रोसेंट्रिक बेटा किनारे से थोड़ा पास में, किनारे पर मिलता है, किनारे पर नहीं, किनारे से थोड़ा पास में मिलता है। एक भुजा अत्यंत छोटी, एक भुजा अत्यंत लंबी। और टीलोसेंट्रिक या फिर फीबोसेंट्रिक जो होता है वो शीर्ष के ऊपर पाया जाता है। क्लियर है? तो देखो ये हमारे डायग्राम भी दे रखे हैं यहाँ पर। तो कभी कभी एकाध गुणसूत्र में निश्चित स्थानों पर अरंजित द्वितीय संकीर्ण भी मिलता है। अब देखो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन के अंदर वीएनटीआर पाया जाता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंसी रिपीट, ठीक है, जो गुणसूत्र के छोटे से अंश के रूप में दिखाई पड़ता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं। देखो चारों आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है बेटा जी, चारों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये वाला जो है ये है मेटासेंट्रिक, ठीक है, ये सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और ये टीलोसेंट्रिक हो गया। माइक्रोबॉडीज की बात करें, बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियां जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पौधे व जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, इनको हम लोग माइक्रोबॉडीज बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हुआ चैप्टर कंप्लीट। तो मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए गुड डे।
और हो सके तो वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक आप शेयर करना बेटा जी, ठीक है। चलो बाय बच्चों।